पाकिस्तान के जिला कसूर के उस नौजवान मुजाहिद की कहानी जिसने इसराइल की सरहदों को हिलाकर रख दिया। इस्लाम की बका की जंग लड़ने वाले इस मुजाहिद की तवील दास्तान सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कहानी की तमाम तरक्सात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। लारस ने जेब से लाइटर निकाला और उसे 2 मरतबा जलाया। जवाब में लांच पर भी वैसा ही शोला 2 बार नजर आया और लारस बोला, आओ काम हो चुका है। इसके बाद हमें पानी में दौड़ लगाना पड़ी थी। फिर पानी गहरा हो गया तो हम तैरते हुए लांच तक पहुंचे। एक आदमी यहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। हेलो चरण सिंह, लारस ने आवाज दी। हेलो जी हेलो। मुझे इस नाम और लहजे में एशिया की खुशबू महसूस हुई और मैं आंखें फाड़ने लगा। उसका नाम चरण सिंह लिया गया था। उस शख्स के खदोखाल तो बेहतर तौर पर नजर नहीं आए थे, लेकिन लहजे और नाम ने कोई शुबा नहीं रहने दिया था। ताहम मैंने खुद पर काबू रखा। क्या पोजीशन है? लारस ने पूछा। पोजीशन तो बिल्कुल ठीक है बादशाहो। चरण सिंह इंग्लिश में भी अपनी जुबान के पेवन लगा रहा था। पता नहीं उसके इन इजाफी जुमलों को ये क्या मानी देते थे। मेहमान आए हैं। वेलकम जी वेलकम, चरण सिंह बोला। और फिर हम सब लोग लॉन्च पर चढ़ गए। लॉन्च पर रोशनी थी और इस मदम रोशनी में यहाँ का माहौल देखा जा सकता था। लॉन्च बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस पर जरूरत का सारा सामान मौजूद था। वो लोग कहाँ हैं? लारस ने पूछा। आराम कर रहे हैं। आओ दिखाऊं, चरण सिंह बोला। लॉन्च की रोशनी में मैंने चरण सिंह की शक्ल देखी। उसकी कलाई में कड़ा पड़ा हुआ था। उसने अलबत्ता मुझ पर तवज्जो नहीं दी थी। लॉन्च के अकलौते कैबिन में 5 आदमी बेहोश पड़े हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। कोई तशवीश की बात तो नहीं है चरण सिंह? नहीं जी, लॉन्च को वहाँ से चले हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। माल देना था, दे दिया। खबर मिल गई थी इसलिए कांची लगा दी इन सालों को। क्या लगा दी? ओ कांची जी कांची, चरण सिंह ने कहा और लारस से इंग्लिश में बोला, तुम नहीं समझोगे साबो। कांची अपने देश की बूटी है। वहाँ मिलती है जहाँ कोई उसे नहीं जानता। उससे अरक निकलता है। एक कतरा निचोड़ दो एक पैग में, 4 घंटे के लिए उल्टा कर देता है। चलो लॉन्च आगे बढ़ाओ, लारस ने कहा। चरण सिंह से शायद सिर्फ लारस की शनासाई थी। किसी और ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। जाने क्यों, मैं एक लम्हे के लिए जज्बाती हो गया था। चरण सिंह की शख्सियत में हरबंसी की झलकियां थी। वो भी उतना ही खुश मिजाज था। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने उस अजीज दोस्त को नहीं भूल सकता था। लारस उसके साथ इंजन की तरफ चला गया और चंद लम्हात के बाद मैंने इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनी। फिर मैगन ने कहा, इन बेहोश लोगों का क्या करोगे मिस्टर ओडे? अपनी जान का सदका उतारेंगे, समंदर को इनकी कुर्बानी देंगे। ओडे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इन्हें समंदर में फेंक दें? इस बार फ्रैंक ने कहा था, ऐसी हमाकत के बारे में सोचना भी नहीं। इन्हें कम से कम इतनी दूर फेंकेंगे कि ये कभी साहिल तक न आ सके। ये कभी साहिल पर नहीं आ सकेंगे मिस्टर ओडे, मैगन ने सफाकी से कहा। गर्दनें दबा देते हैं इनकी, और इनकी लाशों को रिमोट से कंट्रोल करोगे क्यों बेवकूफ आदमी? किसी एक की लाश भी साहिल तक आ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, ओडे ने दांत पीसते हुए कहा। और मैगन दांतों तले जुबान दबाकर खामोश हो गया। तब ओडे ने अपना मंसूबा बताया। खुले समंदर में शार्क मछलियों के कबीले सफर करते हैं। खून की बू उन्हें पागल कर देती है। ये उनके लिए बेहतरीन तोहफा होंगे। ओडे के लहजे में बेपनाह दरिंदगी थी। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। ओडे मेरे शाने पर हाथ रख कर एक तरफ बढ़ गया था। आओ जरा इस लॉन्च का जायजा ले लें। मैं खामोशी से उसके साथ चल पड़ा। ओडे एक एक शय का जायजा ले रहा था। पुराने कंबलों के ढेर, खाने पीने का सामान, पानी के ड्रम, उनसे थोड़े फासले पर मिट्टी के तेल के कैन, ऑयल स्टोव और ऐसी ही दीगर चीजें यहाँ मौजूद थी। जरूरत का काफी सामान मौजूद है, उसने जैसे खुद से कहा। मैं खामोश ही रहा था। ये लॉन्च ग्रेवाल्स के जजीरों के दरमियान सफर करती है और हर सेक्शन की जरूरतें पूरी करती है। लारस और फ्रैंक भी सेक्शन 8 से फरार हुए थे। लारस फौजी बगोड़ा है मगर जीदार आदमी है। दूसरी जंगी अजीम में लड़ चुका है। बड़ी होशियारी से उसने यहाँ पहुंचकर हालात कंट्रोल किए थे। और चरण सिंह, मैंने बेख्तियार पूछ लिया। हिंदुस्तानी है, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ओडे ने जवाब दिया। लॉन्च के सफर का क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा और ओडे कहका मार कर हंस पड़ा। इससे हम दुनिया के गिर्द एक चक्कर लगाएंगे। उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। ये शख्स भी बेकसूर है। वो सिर्फ ये जानता है कि मैं ग्रेवाल से फरार होना चाहता था। इससे ज्यादा उसे और क्या मालूम था? लेकिन फिर वो खुद ही बोल पड़ा। अभी तो हालात इतने गैर यकीनी है कि हम कोई हतमी बात नहीं कह सकते। हम इस कश्ती के जरिए किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे
जहां जान बचा सकें, और फिर वहां से आगे कायनात वसी है। क्या तुम्हें इस एहसास से खुशी नहीं होती कि अब तुम कैद में नहीं हो? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। जब तक हम ग्रेवाल्स के इलाके में हैं, खतरात में गिरे हुए हैं। ये कश्ती इस लिहाज से हमारी मुआवन जरूर है कि ऐसी कश्तियां इस इलाके में नजर आती रहती हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक मुहावजों को कोई शुबा न हो जाए। दफातन कश्ती का इंजन बंद हो गया और हम दोनों चौंक पड़े। लेकिन फिर हमने चरण सिंह और फ्रैंक को बादबान चढ़ाते हुए देखा और ओडे मुस्कुरा दिया। ये शख्स समंदर से वाकफियत रखता है। क्या मतलब? अब कश्ती हवाओं के सहारे चलेगी और यही बेहतर है। सफर की मुद्दत नामालूम है, डीजल बचाना जरूरी है। वैसे तुम चाहो तो आराम कर सकते हो, क्यों ना मैं चरण सिंह के साथ काम करूं? मैंने कहा। नींद नहीं आ रही तो जरूर जाओ, मैं तो अब सोता हूँ, ओडे ने कहा और कैबिन की तरफ चल दिया। लेकिन चंद मिनट के बाद ही बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल आया। हे खान, उसने मुझे आवाज दी और मैं उसके पास पहुंच गया। ये स्टोर के जिन्हें यहाँ क्यों घुसे हुए हैं? आओ इन्हें बाहर निकालो और इन पर तरपाल डाल दो। मैं ओडे के साथ कैबिन में दाखिल हो गया। वो सब बेसुध पड़े हुए थे। ओडे एक लम्हे के लिए रुका, फिर बोला, इनके लिबास उतार लो, ये हमारे काम आएंगे। और फिर वो खुद झुक कर उनके लिबास बड़ी दरिंदगी से उनके बदन से खींचने लगा। मैंने भी उसकी मदद की थी। पांचों को बेलिबास करने के बाद बाहर निकाला गया और फिर लांच के एक हिस्से में डाल दिया गया। ऊपर से एक तरपाल उन पर डाल दी गई थी। लारेंस और फ्रैंक भी उस वक्त हमारे पास आ गए थे और उन्होंने इस सिलसिले में हमारी मदद भी की थी। मैगन अलबत्ता चरण सिंह के साथ था। ओडे कैबिन में घुस गया। मेरे अलावा बाकी लोग भी अंदर चले गए थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता चरण सिंह के पास पहुंच गया। वो सामने निगाह जमाए बैठा था। हेलो चरण सिंह, मैंने उसे मुखातिब किया। आओ साहिब बैठो, सोना चाहो तो सो जाओ। चरण सिंह जाग रहा है। चरण सिंह ने इंग्लिश में कहा। पंजाब के कौन से शहर के हो चरण सिंह? मैंने पंजाबी जुबान में पूछा और चरण सिंह इस तरह उछल पड़ा कि गिरते गिरते बचा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था। वाह जी वाह, उसके मुंह से सरगोशी से निकली। पंजाबी बोल रहे हो? हाँ चरण सिंह, और तुमसे मिलकर अभी मैं इतना ही कह पाया था कि चरण सिंह मुझसे लिपट गया। मैंने उसकी आंखों से आंसू टपकते देखे थे। मैं उसकी पुश्त थपथपाने लगा। लगता है कोई माँ जाया मिल गया। चरण सिंह का लहजा गुलूगीर था। तुम्हारी अंग्रेजी सुनकर मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैं तो अमृतसर का हूँ भाई, तुसी? मैं पाकिस्तानी हूँ, सरजमीने कसूर का रहने वाला। ओ जियो वीरा, वाहे गुरु दी सौ, कानों में अमृत टपक रहा है। बड़े दिनों के बाद कोई अपना मिला है। बुल्ले शाह दा कसूर। मगर यहाँ कब से हो? ना कि ये तोहाडा? अली यार खान, मैंने जवाब दिया। असी चरण सिंह है गया। हाँ, तुम्हारा नाम मैं सुन चुका हूँ। कब से हो यहाँ? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। ओ जी, ए पंजाब दे शहरां नू काबू विच नहीं रख सकते। वाहे गुरु दी सौ, अब मजा आएगा। पहले सिर्फ अपनी जान बचाने की बात थी, पर अब तुम्हें कितना अरसा हो गया चरण सिंह? 11 साल हो गए जी। 9 साल से ग्रिग्वाल्स में हूँ। बड़ी गर्दन झुकाई है जी, तब जाकर इन सालों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हुआ हूँ। इस लॉन्च पर तुम्हारी ड्यूटी थी। 4 साल से ये लॉन्च चला रहा हूँ। निकलने की कोशिश नहीं की? और ना जी, अकेला चना कहाँ बाढ़ फोड़ सकता है, मिलकर ही काम हो सकता है। 7 महीने से ये प्रोग्राम चल रहा था। ओडे का इंतजार था। क्या तुम भी सेक्शन 4 से आए थे? जी नहीं, लानत से ओडे के बारे में मालूम हुआ था। ये ओडे क्या चीज है ये तो हमें भी नहीं मालूम, पर इसके मोहरे पक्के हैं। किस जुर्म में आए थे? मैंने पूछा। याद करना पड़ेगा बादशाहो, चरण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर याद करने से दुखी हो जाओ तो मत बताओ। कोई बात नहीं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यही कोई 10-5 कत्ल कर दिए थे। हालात खराब हो गए थे। स्मगलिंग करने लगा था। बस एक के बाद दूसरा फड्डा होता गया और बात यहाँ तक पहुँच गई। कौन सी हुकूमत के मुजरिम हो? स्पेन की हुकूमत ही ने सजा सुनाई थी। जज को मार दिया क्योंकि सजा उस जुर्म की नहीं मिली थी जो हमने किया था। हमने समझाया उसे, ना माना तो अदालत में कत्ल कर दिया था तुमने जज को। बस जी, गुस्सा चढ़ गया था। 4 और मारे गए थे उसके साथ। चरण सिंह ने सादगी से जवाब दिया। सजाए मौत से किस तरह बच गए? मैंने एक और सवाल कर दिया। पागल बन गए थे। ऐसे पागल को कौन ठीक कर सकता है जो खुद ही पागल हुआ हो? फिर कुछ सिफारिश भी चल गई थी। इसके बाद तो तुम पर निगाह नहीं रखी गई। ओ नहीं जी, ग्रेवाल्स जहन्नुम से भी बुरी जगह है। इधर कौन देखता है? दूसरे लोगों के सामने हमें एहतियात रखनी होगी डियर चरण सिंह। ये लोग बहुत मुतासिब होते हैं। फिक्र ही ना करो जी, सब मुट्ठी में है। जरा सी सफाई दिखा दो इंजन पर तो सारी जिंदगी समंदर ही में गुजर जाएगी। तुम्हारा क्या चक्कर था? बस यही 10-20 कत्ल हो गए थे, मैंने जवाब दिया। और चरण सिंह हलक फाड़ कर हंस पड़ा। बौखला कर कैबिन की तरफ देखने लगा था।
आधी रात गुजरी थी कि फ्रैंक और मैगन आ गए। अब हमारे आराम का वक्त था। कश्ती बादबानों के सामने खुले समंदर में खरामा खरामा चल रही थी। सुबह को सब जाग गए। हमने उन लोगों के लिबास पहन लिए जो कश्ती के मलाह थे। तरपाल के नीचे उछल कूद हो रही थी। ओडे ने उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। नाश्ते के बाद वो लॉन्च के अर्शे पर आ खड़ा हुआ। फिर दफातन उसकी आवाज उभरी, चलो भाई, नेकियों का वक्त आ गया। हम में से कोई उसकी बात नहीं समझा था, लेकिन उसी वक्त चरण सिंह की आवाज उभरी, शार्क। अब हमारी नजर समंदर की तरफ उठ गई थी। समंदर में स्याह स्याह कोहान उबर और डूब रहे थे। पानी में हलचल सी मची हुई थी। चरण सिंह ने जल्दी से लॉन्च को स्टार्ट कर दिया था। उसने दूसरों से कहा, बादमान लपेट दो। क्यों चरण सिंह, इसकी क्या जरूरत है? ओडे ने कहा, जल्दी करो, कश्ती की रफ्तार तेज करनी है, इसे हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। मगर क्यों? ओडे फिर बोला, साहब वो शार्क मछलियां हैं, पूरा गोल है। अगर कश्ती की तरफ मुतवज्जे हो गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा तादाद में हो तो बाकायदा हमला कर देती है। लॉन्च ऐसे वक्त कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि उसका रुख बदला जा सके। मगर हम उनकी दावत करेंगे। कैसे जी? चरण सिंह ने भूलपन से पूछा। बताता हूँ, ओडे बोला, और फिर उसने आगे बढ़कर तरपाल के नीचे से लॉन्च के एक मलाह को घसीट लिया। उसने किसी मुर्दा कुत्ते की मारी मलाह को घसीट कर किनारे पर डाला और फिर न जाने कहां से एक लंबा शिकारी चाकू निकाल लिया। इससे कबल के कोई कुछ कहता, ओडे ने चाकू मलाह के पेट में उतार दिया, फिर उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया। खून की सुर्खी सतह पर फैल गई और मैंने एक खौफनाक मंजर देखा। आरी जैसे दांतों वाली शार्क मछलियां इस बर्क रफ्तारी से उस तरफ लपकी थी कि बयान नहीं किया जा सकता। क्या कर रहे हैं मिस्टर ओडे? अब वो लॉन्च का पीछा करेंगी। चरण सिंह चीखा, आने दो आने दो, अभी हमारे पास उनके पेटों के लिए बहुत कुछ है। ओडे ने वहशियाना कहके के साथ कहा। चरण सिंह का कहना दुरुस्त था। मछलियां अपना शिकार तकसीम करके इस बार लॉन्च की तरफ लपकी थी, लेकिन इस दौरान ओडे ने दूसरे मलाह को खींच लिया। उसे भी उसने उसी बेदर्दी से काट कर समंदर में उछाल दिया और खूंखार मछलियों का गोल रुक गया। आप एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं मिस्टर ओडे, चरण सिंह ने कहा। उसने लॉन्च का रुख तब्दील कर दिया था, लेकिन ओडे पर जुनून सवार हो गया था। मछलियों की छीना झपटी से वो बहुत खुश हो रहा था। एक एक करके पांचों मलाहों को उसने उसी तरह समंदर बुर्द कर दिया। चरण सिंह को बार बार लॉन्च का रुख बदलना पड़ रहा था। आखिरी आदमी को समंदर में फेंकने के बाद ओडे ने हाथ जाड़े। उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी। इंसानी जान उसकी निगाहों में किस कदर बेवकत थी, इसका अंदाजा उन लम्हात में हुआ था। मैगन, फ्रैंक और लारेंस भी इस खतरनाक वाक़े से मुतासिर नजर आ रहे थे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं था कि लॉन्च के पांचों मलाह अब होश में आ चुके थे और अगर हम उन्हें जिंदा रहने देते तो वो हमारे लिए मुसीबत का बायस बन जाते। उनके लिबास अब हमारे जिस्मों पर थे और अपने लिबास हमने बंडल बनाकर बेकार वजनी चीजों से बांधकर समंदर में गर्क कर दिए थे। मछलियों का गोल अपने आखिरी शिकार से निपटने के बाद एक बार फिर लॉन्च की तरफ बढ़ा था और चरण सिंह बड़ी चबकदस्ती के साथ लॉन्च को रुख बदल बदल कर उनके हमले से बचाता रहा था। लॉन्च की रफ्तार इस दौरान काफी तेज रखी गई थी ताकि मछलियों के कबीले से दूर निकला जा सके। समंदर में शार्क मछलियों के कबाइल अपने इलाकों ही में रहते हैं। उनकी बाकायदा सरहदें मुकर्रर होती है और इन सरहदों से आगे वो नहीं निकलते। चुनांचे खुशबख्ती से हम उनकी सरहद को उबूर कर गए थे, क्योंकि रफ्ता रफ्ता वो कहान हमारी निगाहों से ओझल हो गए। जब शार्क मछलियों का जोर टूट गया तो हम सब ने गहरी गहरी सांसें ली और लॉन्च में दराज हो गए। चरण सिंह ने मौके की मुनासबत से एक बार फिर इंजन बंद कर दिया ताकि डीजल बचाया जा सके। उसने मैगन और फ्रैंक की मदद से बादबान फिर खोल दिए थे और कश्ती के तैरने की रफ्तार में तवाजुन पैदा हो गया। हम पर गुनूदगी सी तारी होने लगी थी, लेकिन बहुत जल्द हमारी आंखें पूरी तरह खुल गईं। आसमान पर बहुत दूर एक डब्बा नजर आ रहा था और उसके साथ साथ ही इंजन की आवाज भी थी। ये एक हवाई जहाज था जो यकीनन मुकामी था और लॉन्च की जानिब ही आ रहा था। हम सब होशियार हो गए। हवाई जहाज नीचा होता चला जा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो बहुत नीची परवाज करता हुआ लॉन्च पर से गुजर गया। फिर उसने घूम कर 2 चक्कर मजीद लगाए और इसके बाद जिस समत से वो आया था उसी समत चला गया। इस वाक़े से हम बहुत मोहतात हो गए थे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। तकरीबन 2 घंटे के बाद एक बार फिर एक और जहाज आता हुआ नजर आया। उसने गोता मारा और नीची परवाज करता हुआ लॉन्च से थोड़ी बुलंदी से निकल गया। लम्हा भर के लिए हम सब की सांसें रुक गई थी। हमने सोचा कि जहाज वालों को यकीनन शुबा हो गया है, वरना वो इतनी नीची परवाज करके लॉन्च को देखने की कोशिश नहीं करते। हम खौफजदा निगाहों से उसे देखते रहे। हमें शुबा था कि अब कि ये जहाज घूम कर आएगा तो यकीनन लॉन्च पर बम गिरा देगा या स्टेन गन से इस पर ब्रस्ट मारे जाएंगे। बचाव का कोई जरिया नहीं था, लेकिन ऐसा ना हुआ। जहाज ने 3-4 चक्कर काटे और आखिरी बार वो इतनी कम बुलंदी से गुजरा
कि हमने दूरबीन लगाकर अपना जायजा लेने वालों को भी देख लिया। हम सब साकत रह गए थे, लेकिन ओडे ने दफातन हाथ बुलंद करके हिलाया। उधर से भी शायद कोई ऐसा ही जवाब मिला था जिसे हम बखूबी नहीं देख सके, लेकिन फिर जहाज लौट कर नहीं आया। ये सूरत हाल खासी तशवीशनाक थी। हर चंद की हमने मुकामी मलाहों की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन फिर भी कोई बात यकीन से नहीं कही जा सकती थी। ओडे खुद भी फिक्रमंद नजर आता था। शाम झुकती चली आ रही थी और उस वक्त गालबन 5:30 या 5:45 बजे थे जब मुहाफिजों की एक बहुत बड़ी लॉन्च हमारे पास से गुजरी। उस लॉन्च को भी दूर से देख लिया गया था और हम सब सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए थे। गो ये तैयारी कोई खास हैसियत नहीं रखती थी। हथियार वगैरह तो हमारे पास थे नहीं, अलबत्ता बस किसी खास वाक़े पर समंदर में कूदने के लिए हमने तैयारियां कर ली थी। लॉन्च के अर्शे पर खड़े हुए चंद मुहाफिज अफसरान ने दूरबीन से हमारी कश्ती का जायजा लिया और ये अंदाजा लगा लिया कि ये कश्ती ग्रेगोइल्स के दरमियान राब्ते की कश्ती है। चुनाचे उन्होंने किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया। हमने उनके पीछे दूसरे मुहाफिजों को मशीन गन संभाले हुए देख लिया था। दफातन ओडे ने शराब की एक खाली बोतल हाथ में उठाई और उसे मुंह से लगा लिया। वो नशे में होने की अदाकारी कर रहा था। बाकी लोगों को भी उसने हिदायत कर दी थी कि खास तौर से जहाज की तरफ मुतवज्जे ना हो और अपने अपने मशागल में मसरूफ रहे। चुनाचे सभी कुछ न कुछ करने लगे थे। मैगन और फ्रैंक लॉन्च का तख्ता बजा बजा कर बेसुरी आवाज में गाने में मसरूफ हो गए। हमारी इन हरकत ने मुहाफिजों को शुबे का मौका नहीं दिया था और लॉन्च की रफ्तार तेज हो गई थी। लॉन्च हमारे इतने करीब से गुजरी थी कि उसकी रफ्तार की वजह से पानी के छींटे हम पर पड़े थे। ओडे ने स्पेनिश जुबान में गालियां बकी और वो लोग हंसते हुए वहाँ से गुजर गए। लॉन्च जब निगाहों से ओझल हो गई तो ओडे ने खाली बोतल समंदर में फेंक दी। लानत है, कम से कम ऐसी लॉन्चों पर असलिहा तो होना चाहिए। ए चरण सिंह, क्या तुम असलिहे का इंतजाम नहीं कर सकते थे? ओ साहिब, लॉन्च पर असलिहा नहीं रखा जा सकता। इस सिलसिले में खुसूसी ममानत है। खुसूसी अहकामात की खिलाफ वर्जी भी तो की जा सकती थी। हाँ जी, जैसे असलिहा खाने का इंचार्ज मैं ही तो था, चरण सिंह ने जलाए हुए अंदाज में कहा और ओडे खूनी निगाहों से उसे घूरने लगा। लॉन्च हमारी निगाहों से ओझल हो गई थी, लेकिन उस वक्त मैं सनसनी महसूस किए बगैर न रह सका जब मैंने उसी लॉन्च को वापस आते हुए देखा। मेरी चिट्ठी इस खतरे की खबर देने लगी थी। लॉन्च गैर मामूली रफ्तार से हमारी शब्द बढ़ रही थी। ओडे भी उठकर उसे देखने लगा और फिर आहिस्ता से बोला, मिस्टर खान, यूं मालूम होता है जैसे उन्हें हम पर शक हो गया है, लेकिन हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम निहत्ते हैं। क्या इरादा है? हम दोबारा गिरफ्तार होना पसंद नहीं करेंगे। मैगन ने कहा, हाँ, हम दोबारा उनके हाथ नहीं लगेंगे। अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो हम उन्हें भी मारेंगे और खुद भी मर जाएंगे। लारस ने जज्बाती लहजे में कहा, तो फिर ठीक है, होशियार रहो। ओडे ने कहा और एक बार फिर वो अतराफ में खाली बोतल तलाश करने लगा। बोतल तो उसे नहीं मिली थी, अलबत्ता वो इंजन के साथ वाले ऊपरी हिस्से में इस तरह बैठ गया जैसे शराब में गर्क हो गया हो। कश्ती लहरों पर डोलने से वो यूं लड़खड़ा रहा था जैसे तवाजुन कायम रखना उसके बस की बात नहीं। मैगन ने अपने घुटनों पर एक खाली डब्बा रख कर बजाना शुरू कर दिया था और लारेंस और फ्रैंक गाने में मसरूफ हो गए थे। चंद लम्हात के बाद लॉन्च कश्ती के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई और फिर उसका इंजन बंद हो गया। एक स्पेनिश ऑफिसर और उसके साथ चंद सिपाही कूद कर कश्ती में आ गए। सिपाहियों ने मशीन गनों का रुख हम लोगों की तरफ किया हुआ था। स्पेनिश ऑफिसर ने चरण सिंह को मुखातिब करके कहा, तुम्हारी कश्ती का रुख किस तरफ है? कहाँ जा रहे हो तुम सब? चरण सिंह किसी कदर खौफजदा लहजे में अपनी मखसूस अंग्रेजी में बोला, वो साहिब जी, हम ग्रेगोइल 4 और 3 के दरमियान सफर करते हुए सामान उतार कर आ रहे हैं। तुम्हारे पास आमदोरफ्त का इजाजतनामा मौजूद है? जी हाँ, क्यों नहीं, चरण सिंह ने कहा और अपनी जेब टटोलने के बाद एक कागज निकाल कर ऑफिसर की तरफ बढ़ा दिया। ऑफिसर ने इजाजतनामा देखा और दफातन चौंक पड़ा।